नमस्कार, जय हिंद, शुभ प्रभात। हम लोग आज जो देखेंगे मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्योत्तर काल से पहले हम लोग देख चुके हैं मौर्य काल। मौर्य काल को हम देख चुके हैं। मौर्योत्तर काल में जो आज हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे हिंद यूनान, उसके बाद शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण। जो आज का जो हमारा थ्योरी का क्लास रहेगा हिंद यूनान, शक और पल्लव। ठीक, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा आप। यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आप समझिए, जब हम भारत में विदेशी आक्रमण को देख रहे थे तो मौर्य काल, पहले मौर्य काल, मौर्य काल से पहले आप देखिएगा भारत में दो विदेशी आक्रमण होता है। क्या वो होता है बाबू? दो गो विदेशी आक्रमण होगा। मौर्य काल से पहले भारत में क्या गो विदेशी आक्रमण होगा? तो दो गो विदेशी आक्रमण होगा। कौन कौन होगा? तो पहला ईरान होगा। पहला भारत में आक्रमण कौन करता है? ईरान। ईरान के बाद यूनान, यूनान। ठीक, यूनान करेगा। जब मौर्य काल का पतन होता है तो भारत में टोटल क्या गो विदेशी आक्रमण होगा? तो भारत में टोटल 4 गो विदेशी आक्रमण होगा। इसके बाद हिंद यूनान, हिंद यूनान, उसके बाद शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव, पल्लव के बाद बाबू देखिएगा कुषाण, कुषाण। ठीक, कुषाण। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था, तो भारत पर बाबू आक्रमण कौन करता है? सबसे पहले ईरान करता है। ईरान का शासक कौन रहता है? तो डेरियस प्रथम। कौन रहेगा बाबू? डेरियस प्रथम। ठीक, उसके बाद कौन करता है भारत पर आक्रमण? तो यूनान। यूनान का एक शासक रहता है, उसका नाम क्या रहता है बाबू? सिकंदर, सिकंदर। ठीक, ये सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा। इसके बाद, इसके बाद कौन करता है? हिंद यूनान करता है, शक करता है, पल्लव करता है, पल्लव के बाद कुषाण करता है। कुषाण के बाद यदि आप देखिएगा तो हून, हून करेगा। ठीक, हून करेगा। हून किसके समय में करेगा? तो जब हम गुप्त वंश को देखेंगे तो गुप्त वंश का एक शासक रहता है, उसका नाम रहता है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हून भारत पर आक्रमण करता है। ठीक, हून के बाद आप देखिएगा तो भारत पर कौन आक्रमण करेगा? अरबी लोग, अरबी लोग। अरबी लोग के बाद कौन करेगा बाबू? तुर्क लोग करेगा, तुर्क लोग करेगा। इसमें यदि हम आपको बात बताना ये चाह रहे हैं कि जो भारत पर यदि पूछ देगा कि सर्वप्रथम आक्रमण कौन करता है, तो ईरान और यूनान ऑप्शन में रहेगा। तो इसमें मारेंगे ईरान। समझे? विदेशी आक्रमण सबसे पहले कौन करता है? ईरान। ईरान में कौन करेगा? तो डेरियस प्रथम। यदि शासक का नाम रहेगा डेरियस प्रथम, नहीं रहेगा तो बाबू यूनान। यूनान, ये दोनों यदि नहीं रहेगा ऑप्शन में तो याद रखिएगा हिंद यूनानी, उसके बाद शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण, कुषाण के बाद हून करता है, हून के बाद अरबी लोग करता है, उसके बाद तुर्क लोग करता है। ठीक, तो ये आपका क्रम होगा। यदि आप ये वाला सेशन नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में उस पर ऑल टॉपिक होगा। ऑल टॉपिक में आप देखिएगा भारत पर, समझे, विदेशी आक्रमण का क्रम होगा, वहीं पर आप इसको देख सकते हैं, अच्छा से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो मौर्य काल से पहले भारत पर दो गो विदेशी आक्रमण हुआ था। कौन कौन हुआ था? ईरान किया था और यूनान किया हुआ था। मौर्य काल के बाद 4 गो विदेशी आक्रमण होगा, हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण होगा। तो आज जो हम देखेंगे हिंद यूनानी को जानेंगे, शक को जानेंगे और पल्लव को जानेंगे। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में मौर्य काल के बाद, मौर्य काल के बाद भारत पर टोटल क्या गो विदेशी आक्रमण? 4 गो। जो क्रम में लिखा हुआ, पहले कौन करेगा? हिंद यूनानी करेगा, उसके बाद शक करेगा, पल्लव करेगा, उसके बाद कुषाण करेगा। ये आपका क्रम है। क्रम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा कि मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कौन विदेशी विदेशी करता है? तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले कौन करता है? इंडो ग्रीक करता है।
लेकिन मौर्य काल से पहले भारत पर आक्रमण कौन करता है? तो ईरान करता है। ईरान के बाद कौन करेगा बाबू? यूनान करेगा। यूनान के बाद कौन करेगा? तो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी करता है। ठीक, तो इतना आप लोग समझ गए। सबसे पहले हम देखेंगे हिंद यूनानी। हिंद यूनानी का समझे, इसका प्रथम शासक कौन रहता है? तो डेमिट्रियस रहता है। कौन रहता है बाबू? तो डेमिट्रियस रहता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम बैक्ट्रियाई अर्थात इंडो ग्रीक शासक कौन रहता है? तो डेमिट्रियस रहता है। और ये भारत को कब आक्रमण करता है? 190 बीसी में करता है। इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाता है? सकाल सियालकोट, अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान वाला रीजन में ये अपना राजधानी बनाता है। उसके बाद देखेंगे बाबू मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन रहेगा? तो डेमिट्रियस रहता है। डेमिट्रियस रहता है। तो इतना आप समझ गए। डेमिट्रियस में इतना डाटा याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे मिनांडर। ठीक, हिंद यूनान के सबसे प्रतापी शासक कौन रहता है? तो डेमिट्रियस सॉरी मिनांडर रहता है। कौन रहता है? मिनांडर रहता है। ठीक, तो मिनांडर सबसे प्रतापी बैक्टीरियाई शासक रहता है। बैक्टीरियाई शासक रहता है अर्थात यहाँ पर आप बोल सकते हैं हिंद यूनान शासक। ये हिंद यूनानी शासक रहता है। यूनानी शासक रहता है। ठीक, चलिए उसके बाद कह रहा है इसने बौद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। नागसेन बोले तो नागा अर्जुन। तो मिनांडर किससे बौद्ध धर्म का दीक्षा लेता है? तो नागसेन अर्थात नागा अर्जुन से बौद्ध धर्म का दीक्षा लेता है। ठीक, जिसका जानकारी हमको किस पुस्तक से मिलता है? तो मिलिंद पन्हो से मिलता है। मिलिंद पन्हो से मिलता है। उसके बाद कह रहा है बाबू बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम विदेशी कौन रहता है? तो मिनांडर। बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम विदेशी कौन आता है? मिनांडर आता है। और बौद्ध धर्म का दीक्षा किससे लेगा? तो नागसेन या नागार्जुन से लेता है। ठीक, अब हम देखेंगे मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये एक पुस्तक रहता है जिसमें नागसेन और मिनांडर के वार्तालाप का चर्चा मिलता है। नागसेन और मिनांडर के वार्तालाप का चर्चा हमको किस पुस्तक से मिलता है? तो मिलिंद पन्हो से मिलता है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडो ग्रीक अर्थात यूनान के रहने वाले थे। इंडो ग्रीक कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे, लेकिन बैक्टीरिया अफगानिस्तान में ये बस गए थे। इसलिए हम इंडो ग्रीक को क्या बोलते हैं? हिंद यूनान बोलते हैं या बैक्टीरियाई कहते हैं। बैक्टीरियाई कहते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा बाबू जो हिंद यूनानी था उसको काली मिर्च बहुत पसंद था। अंततः काली मिर्च को यमन प्रिय कहा गया। समझे, काली मिर्च को यमन प्रिय कौन कहता है? तो हिंद यूनानी कहता है। क्यों कहता है? कि इनको काली मिर्च बहुत पसंद था। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पहली बार लेख युक्त और चित्र युक्त सोने का सिक्का जारी करता है। तो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन जारी करेगा? तो हिंद यूनानी। कौन करता है? हिंद यूनानी। आज सर्वाधिक सोने का सिक्का कौन जारी करेगा? तो सर्वाधिक सोने का सिक्का पूछेगा तो गुप्त वंश करता है। और सर्वाधिक अशुद्ध सोने का भी सिक्का कौन जारी करता है? तो गुप्त वंश करता है। और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी करता है? तो कुषाण वंश करेगा। ठीक, लेकिन भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन जारी करता है? तो हिंद यूनानी करता है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन जारी करेगा? तो इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यूनानी करता है। सर्वाधिक सोने का सिक्का संख्या में कौन करेगा? तो गुप्त करेगा। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, बाबू यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका अशुद्ध। अशुद्ध शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी करता है? तो कुषाण वंश करता है। ठीक, चलिए कुषाण वंश करता है। अगला पॉइंट कर रहा है क्या? भारतीय नाटक में यवनिका 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 समझे, भारतीय भारतीय नाटक में ये जो आप देख रहे हैं ना, पर्दा देख रहे हैं, पर्दा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यवनिका। तो यवनिका का प्रचलन कौन करता है? तो यूनानियों के द्वारा होता है। तो भारतीय नाटक में पर्दा के लिए कौन सा शब्द का प्रचलन होगा? तो यवनिका का प्रचलन होगा। कौन करता है? तो हिंद यूनानी करता है। उसके बाद कह रहा है बाबू सप्ताह के 7 दिनों का अवधारणा कौन देता है? तो यूनानी देता है। उसके बाद
राशियों की जानकारी भी सर्वप्रथम कौन देता है? जो राशि होता है ना, मेष होता है, वृषभ होता है, कन्या होता है, तो ये सब की राशि का जानकारी सबसे पहले कौन देता है? तो हिंद यूनानी देता है। ठीक। हेलेनिस्टिक हेलेनिस्टिक कला भारत में समझे कौन लाता है? तो हिंद यूनानी लाता है। और हेलेनिस्टिक कला का भारत में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन है? तो गंधार कला। कौन है बाबू? गंधार कला है। चलिए अब हम देखेंगे शक। शक कहाँ के थे? तो सिथियन कहाँ के थे? ये तो सिथियन का था। ठीक। चलिए शक के बारे में, इनके बारे में क्या कह रहा है कि यह मध्य एशिया के मूल निवासी था। शक कहाँ के निवासी था बाबू? तो मध्य एशियन का ये मूल निवासी था। ये भारत में संभवतः चारागाह की खोज के लिए आते हैं। भारत में शक किसके खोज के लिए आते हैं? तो चारागाह के खोज के लिए आते हैं। शक शासक खुद को मतलब अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। शक शासक जो थे अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। इसकी 5 शाखा समझे प्रमुख थी। शक का जो 5 शाखा प्रमुख थी, पहला याद रखिएगा अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान में भी कहाँ बाबू? तो काबुल, काबुल गंधार वाला क्षेत्र में था। उसके बाद तक्षशिला में था, मथुरा में था, उसके बाद नासिक में था और उज्जैन में था। तो शक के टोटल क्या है प्रमुख शाखा? तो 5 गो। 5 गो में कौन कौन? एगो अफगानिस्तान में, एगो पाकिस्तान तक्षशिला में, उसके बाद मथुरा में, नासिक में और उज्जैन में था। ठीक। शक कहाँ के निवासी था? तो ये मध्य एशिया का निवासी था। और ये भारत में क्यों किसके खोज में आते हैं? तो भारत में ये चारागाह की खोज के लिए ये भारत आते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है यूनानियों के बाद भारत पर आक्रमण कौन करता है? तो शक करता है। यूनानियों के बाद अर्थात हिंद यूनानियों के बाद भारत पर कौन आक्रमण करता है? शक करता है। ठीक। पहला शक शासक कौन था? तो मोऊज। मोऊज याद रखिएगा, मोऊज। ठीक। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा मोऊ, मोऊ। ठीक, मोऊ रहेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? मोगा, मोगा कहते हैं। ठीक। तो पहला शक शासक कौन था? मोऊज या मोऊ या मोगा। समझे? ये तीनों डाटा याद रखिएगा। समझे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा दीजिएगा। सबसे प्रतापी शासक कौन रहता है? तो रुद्र दामन प्रथम, रुद्र दामन प्रथम। चलिए आगे देखते हैं। रुद्र दामन प्रथम को देखते हैं। इनका टाइम पीरियड देखिएगा तो 130 से लेकर 150 एडी तक है, ईस्वी तक है। समझे? शासन ये किस क्षेत्र में? तो गुजरात वाले क्षेत्र में, अर्थात आप बोल सकते हैं सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये क्या किए थे? तो अपना शासन प्रशासन प्रारंभ किए थे। ठीक। जूनागढ़ अभिलेख कौन सा बाबू है? जूनागढ़ अभिलेख इतिहास में संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंध है? तो रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन। और भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा है बाबू? जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक। उसके बाद कह रहा है इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो प्राकृत भाषा में। तो जूनागढ़ अभिलेख से पहले वाला जितना भी अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख प्रथम अभिलेख है जो किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। चलिए तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से है। चलिए रुद्रदामन जो है ना संस्कृत प्रेमी था। रुद्रदामन किस भाषा से प्रेम था इसको? तो इनको संस्कृत से प्रेम था। ठीक। सुदर्शन झील का ये क्या करता है? पुनर्निर्माण करवाता है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कौन करवाता है? तो रुद्रदामन करता है। ठीक। सुदर्शन झील कहाँ है बाबू? तो ये याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ है बाबू? गुजरात में। ठीक। चलिए सुदर्शन झील से संबंधित कुछ जानकारी है। सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाता है? चंद्रगुप्त मौर्य करवाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका मरम्मत सबसे पहले कौन करवाता है? अशोक करवाएगा। उसके बाद रुद्रदामन भी करवाता है। उसके बाद स्कंदगुप्त भी करवाते हैं। तो सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य करवाते हैं।
उसके बाद अशोक क्या करेगा, सर्वप्रथम इनका मरम्मत करवाते हैं, उसके बाद रुद्र दमन करते हैं, अंततः कौन करवाते हैं इनका मरम्मत, तो स्कंदगुप्त करवाते हैं। ठीक, चलिए चलिए आगे हम देखेंगे। नोट में लिखा हुआ है कि 58 बीसी में उज्जैन, 58 बीसी में उज्जैन का एक स्थानीय शासक रहता है जो शकों को क्या कराता है, करते हैं, पराजित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, पराजित करते हैं। और शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में, समझे, ये कौन सा संवत चलाते हैं, विक्रम संवत। कौन सा संवत, तो विक्रम संवत चलाते हैं। ठीक, और विक्रमादित्य का उपाधि धारण करते हैं। तो प्रथम जो है ना, टोटल विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला टोटल शासक कितना था, तो 14 गो। टोटल कितना था, 14 गो। उसमें यदि आपसे पूछ देगा कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी को हम क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपसे पूछेगा अंतिम अर्थात 14वां वो शासक कौन था जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, तो हेमू। कौन था बाबू, हेमू। अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो हेमू। अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमू था। चलिए आगे हम देखते हैं बाबू। तो विक्रम संवत का स्टार्ट कब होगा बाबू, विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत स्टार्ट कब होता है, 58 बीसी में होता है। क्यों होता है, तो शक को पराजित करता है, शक को पराजित करने का उपलक्ष्य में कौन सा संवत, विक्रम संवत चलता है। और विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है। कौन करता है बाबू, तो उज्जैन का एक स्थानीय शासक रहता है, उन्होंने सर्वप्रथम विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है। और टोटल विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला कितना शासक होता है, 14 गो शासक होता है, जिसमें से सबसे प्रतापी शासक पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं को हम बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्हीं का बेटा कौन रहता है, कुमार गुप्त, जिनको हम क्या बोलते हैं, गोविंद गुप्त कहते हैं। इन्होंने ही क्या किया था, इन्हीं का बेटा क्या करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनाते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा जो रहते हैं उनका नाम क्या रहता है, कुमार गुप्त, उन्हीं को बोलते हैं गोविंद गुप्त। चलिए उसके बाद देखेंगे 14वां जो शासक कौन रहता है जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है, उनका नाम रहता है हेमू। हेमू, ठीक। अंतिम हिंदू शासक कौन रहता है, तो अंतिम हिंदू शासक भी रहते हैं, ये हेमू रहते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है शकों के विजय के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चलता है बाबू, विक्रम संवत चलता है। विक्रम संवत कब स्टार्ट होता है, तो विक्रम संवत याद रखिएगा 58 बीसी में। इसके अलावा हमने आपको बताया है कौन सा संवत चलता है, शक संवत। शक संवत, शक संवत कौन चलाता है बाबू, तो ये कुषाण चलाता है। कुषाण वंश, कुषाण वंश का एक शासक रहता है, उसका नाम क्या रहता है, कनिष्क। कनिष्क, समझे। कनिष्क अपना राज्य अभिषेक कब करवाता है, तो 78 एडी में। 78 एडी में, 78 एडी में ही कौन सा संवत चलाते हैं, तो ये शक संवत चलाते हैं। तो शक संवत कौन स्टार्ट करेगा, तो कनिष्क करेगा। उसके बाद आप देखिएगा गुप्त संवत, गुप्त संवत। गुप्त संवत कब स्टार्ट होगा, तो आप याद रखिएगा 319 या 320 एडी में। गुप्त संवत के बाद आप देखिएगा हिजरी संवत, हिजरी संवत। हिजरी संवत कब स्टार्ट होगा, तो 622 एडी में। ये मुसलमानों का संवत रहता है। और हिजरी संवत के ही स्थान पर कौन सा संवत आएगा, इलाही संवत। इलाही संवत, इलाही संवत कब स्टार्ट होता है, तो 1583 में। कौन करेगा बाबू, तो अकबर, अकबर। ठीक, तो संवत से बाबू इतना डाटा याद रखना है। सबसे पहले विक्रम संवत आएगा, उसके बाद शक संवत आएगा, उसके बाद गुप्त संवत, हिजरी संवत और इलाही संवत। ठीक, तो शक में आपको इतना डाटा याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे पल्लव। किसको देखेंगे बाबू, पल्लव को देखेंगे। ठीक, पल्लव कहाँ के ये निवासी थे, तो ये पार्थियन थे, समझे। ये कहाँ के थे, ये तो पार्थियन थे।
संस्थापक पूछेगा, पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? तो मिथ्रिडेटस। कौन था बाबू? मिथ्रिडेटस। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? मिथ्रिडेटस था। इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाता है? तो तक्षशिला। तक्षशिला ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पुरुषपुर। ठीक, पल्लव वंश का राजधानी कहाँ रहता? तक्षशिला, या ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पुरुषपुर। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है बाबू? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, ठीक, पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ है बाबू? पाकिस्तान में है। और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन बनवाते हैं? तो ये राजा तक्ष बनवाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गोंडो फर्निस। कौन है बाबू? गोंडो फर्निस। ठीक, पल्लव वंश का अगला शासक कौन बनते हैं? तो गोंडो फर्निस। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन बनते हैं? गोंडो फर्निस। नहीं रहेगा तो गोंडो फर्निस। समझे, ये दोनों ऑप्शन में रहता है। गोंडो फर्निस नहीं रहेगा, लुसेंट में फर्निस लिखा हुआ है। ठीक, गोंडो फर्निस। ठीक, तो पल्लव वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन रहता है? तो गोंडो फर्निस रहेगा। समझे, इसके समय ईसाई धर्म प्रचारक कौन आते हैं? तो सेंट टॉमस। सेंट टॉमस किसके समय में ये भारत आते हैं? तो गुंडो फर्निस के समय में आते हैं। समझे, क्या करने आते हैं? तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने ये आते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद कह रहा है नोट। नोट में देखिएगा, पार्थियन लोग का मूल मूल स्थान कहाँ था? ईरान और फारस। ईरान या फारस के ये रहने वाले थे। तो पार्थियन लोग कहाँ के रहने वाले थे? तो ईरान या फारस, कहाँ के रहने वाले थे? फारस के रहने वाले थे। तो पार्थियन अर्थात पल्लव कहाँ के रहने वाले थे? तो ईरान या फारस के ये रहने वाले थे। तो ये जो था आज का क्या बोलते हैं, थ्योरी का क्लास था। फिर हम अगला सेशन में देखेंगे, अगला लेक्चर में देखेंगे कुषाण वंश को देखेंगे। कुषाण वंश के बाद हम देखेंगे गुप्त वंश। ठीक, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।